गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मेटालोसिन्स एंड पॉलीन कॉम्प्लेक्सेस। यही रीज़न था मेरा कोऑर्डिनेशन के साथ ऑर्गेनोमेटालिक का ये पार्ट जोड़ने का। मैंने एलएफटी इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि एलएफटी का ये जो पार्ट है ना वो ऑर्गेनोमेटालिक में भी आता है, तो आप इस पार्ट को कॉमन समझ सकते हैं फॉर ऑर्गेनोमेटालिक एज वेल एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखो इसके लिए ना बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था CSIR नेट में नवंबर 2020 में, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या होता है, ट्रिक है, वो ट्रिक अप्लाई करोगे, आपका CSIR नेट का क्वेश्चन हो जाएगा, गेट के क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे, वो आराम से उस ट्रिक से हो जाएगा। बट उससे पहले उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो ऑर्बिटल्स कहाँ से आ गई, कहाँ से हमारा E2G A1G जनरेट हुआ, वो आना हमारे को एक बार ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो वो हमारे दिमाग में रहने लग जाता है, नो, दिमाग के अंदर रहने लग जाता है। तो एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, कि मेटालोसिन्स क्या होते हैं या पॉलीन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, पॉलीन लिगेंड्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हमें अपनी ट्रिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिखा है मेटालोसिन। मेटालोसिन क्या है? इन्हीं को हम लोग सैंडविच कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब दो प्लेनर रिंग्स के बीच में हम मेटल को लगा देते हैं उसको बोलते हैं मेटालोसिन। जैसे दो ब्रेड के बीच में आपने कुकुम्बर लगा दिया तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया उसको हम लोग पोलिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं और इसी को मेटालोसिन भी बोलते हैं। अब आते हैं पोलिन क्या है। पोलिन मीन्स लीगेंड। पोलिन इज अ लीगेंड कि वो एक से नहीं दो तीन चार साइड से डोनेट कर सकता है। इन हमारा वो उसकी जो डेंडेट साइड्स है वो ज्यादा हो सकती है, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइइन है ना, साइक्लोपेंटाडाइइन, ये सारी की सारी मेटल के बीच में लग के ऐसा सा कॉम्प्लेक्स कुछ बना देती है। मान लो ये मेटल है और इन्होंने ऐसा सा कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसको हम बोल देते हैं मेटालोसिन। ठीक है, the organometallic compound in which a metal lies between two planar polyhapto rings। polyhapto का क्या मतलब है कि 4 कार्बन की भी हो सकती हैं, 5 कार्बन हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 होता है, 8 होता है, जो कि होते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो वो सारे के सारे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि ये सैंडविच की तरह दिख रहा है तो इसी को हम बोल देते हैं सैंडविच कंपाउंड्स और मेटालोसिन्स। ठीक है, जो ये मेटालोसिन्स होते हैं ना ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाफ सैंडविच, एक होता है बेंड सैंडविच और एक होता है ट्रिपल डेकर। देखते हैं कैसा होता है। जैसे हाफ सैंडविच का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ एक ही रिंग लगाई है, जैसे आपने साइक्लोपेंटाडाइइन लगा दिया, ठीक है, आपने यहाँ वेनेडियम ले लिया, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये हाफ सैंडविच है क्योंकि एक ही प्लेनर रिंग है और आपके पास एक और प्लेनर रिंग नहीं है, तो एक हाफ सैंडविच की तरह काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हाफ सैंडविच। बेंट सैंडविच का क्या मतलब होता है? जब साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स ज्यादा हो जाए, मतलब साइक्लोपेंटाडाइन की जगह बेंजीन भी हो सकती है, कोई भी रिंग हो सकती है, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो रिपल्शन होगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो क्या करती है थोड़ी सी बेंट शेप ले लेती है। जैसे कि मान लो ये मैंने एक कंपाउंड सा बनाया, क्योंकि ये बेंट हो गई, थोड़ी सी अपने पिल्टेड हो गई, सो दैट कि इनके बीच में रिपल्शन ना हो, तो इनको बोलते हैं बेंट सैंडविच। क्या बोलते हैं? बेंट सैंडविच। ट्रिपल डेकर क्या होता है? जब हमारे पास 3 प्लेनर रिंग्स हो, जैसे यहाँ पे मान लो साइक्लोपेंटाडाइइन है, आपने निकल लगा दिया, फिर आपने एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग लगाया, फिर आपने निकल लगा दिया, फिर आपने एक और रिंग लगा दी, इट इज अ ट्रिपल डेकर। इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल डेकर। ठीक है, चलो अब आते हैं ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये है बॉन्डिंग इन मेटालोसिन्स। तो अभी हमारी हेडिंग डलेगी, ये तो हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है क्या हमें याद करना है? नहीं, हमें ये बिल्कुल याद नहीं करना है। आप इसको बनाएंगे क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है जो मैंने करवाया, क्योंकि मैं जब समझाने जा रही हूँ तो आपको सब समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये कैसे बना, ठीक है, वो हम लिखेंगे बॉन्डिंग इन मेटालोसिन्स के अंदर। ठीक है,
अब देखो, हम अभी एलएफटी कर रहे हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी कर रहे हैं, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि कोरिलेट करती हैं दोनों की दोनों। हम करते क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, मेटल की, लिगेंड की, कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेकर मतलब बनाते हैं, जो कि बॉन्ड्स बना रही है। ठीक है, तो यही चीज चल रही थी वीबीटी, सीएफटी, एलएफटी में। तो सेम यहाँ पे भी मेटेलोसिस के अंदर जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, जैसे अच्छा एक और चीज बताना था, एक और चीज बतानी है, जो ये साइक्लोपेंटाडाइईन होती है ना, हम मेनली हम इसी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इन पॉलीन कॉम्प्लेक्सेस, अभी पूरा बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स में मेनली हम साइक्लोपेंटाडाइईन एज अ लीगेंड हम उसको स्टडी करते हैं। जो साइक्लोपेंटाडाइईन लीगेंड होता है वो पाई बॉन्ड्स के थ्रू मेटल को डोनेट करता है। ठीक है, और अपने इनके पास एम्प्टी पाई स्टार भी होता है, दे हैव एम्प्टी पाई स्टार, जो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले भी सकता है। सो इट इज अ वेरी गुड पाई एक्सेप्टर लीगेंड ऑल्सो। तो इफ इट इज पाई एक्सेप्टर लीगेंड, तो ये कौन सा लीगेंड होगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के थ्रू इनके बॉन्ड्स बने हुए। ये कौन से कार्बन हमारी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये सारी हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब इनके पास एक ऑब्वियस है sp2 है, तो sp2 में px और py होता है। pz हमारा यहाँ परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है, pz हमारा परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये क्या करते हैं, जो ये हमारी pz अवेलेबल है, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हमारी 10 लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स बनती हैं। जो ये 10 लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं वो हमारी pz से ही बनती हैं। pz के लीनियर कॉम्बिनेशन से वी गेट लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारी बनती हैं इससे। ठीक है, और मेटल की हमें पता ही है s p एंड t इन्वॉल्व होती। ठीक है, अब ये जो 10 लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं ये कौन कौन सी होती हैं, इनकी एनर्जीज ऐसे ही क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद ना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। तो समझ में आई कि जो हमारी साइक्लोपेंटाडाइन है उसका जो pz ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, 5 एक रिंग के, एक 5 दूसरे रिंग के, तो टोटल हमारी कितनी हो गई, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हमारी टोटल हो गई 10 लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमारी बनती है A1G एंड A2U। ठीक है, सेकेंड होती है E1G E1U, थर्ड होती है E2G एंड E2U। ठीक है, इसमें एक ही लोब होता है, हैविंग वन नोडल प्लेन, हैविंग वन नोडल प्लेन, इनमें एक नोडल प्लेन होता है, इनमें अच्छा इनमें एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, सॉरी इट डजंट हैव एनी नोडल प्लेन, इसमें एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, इनमें वन नोडल प्लेन होता है और इनमें 2 नोडल प्लेन्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया। हमारा ये 1 और 2 से कोई रिलेशन नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ। इट डोंट हैव एनी नोडल प्लेन, इट हैज हैविंग 1 नोडल प्लेन, इट इज हैविंग 2 नोडल प्लेन्स, 2 नोडल प्लेन्स। अब पहले देखेंगे कि नोडल प्लेन्स क्या होते हैं। देखो, नोडल प्लेन एक ऐसा एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमें बिल्कुल ही मिलते हैं, हम नोड्स बोलते हैं ना, तो उसी के प्लेन को हम नोडल प्लेन कह देते हैं। ठीक है, जैसे अब अच्छा ये हो गया। ठीक है, अभी नोडल प्लेनिंग करते हैं, जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये अराउंड दी इसके शेल्स हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0, इसे हम क्या बोल देते हैं, नोड्स बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं के प्लेन को हमने नोडल प्लेन कह दिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या करता है, एक तरीके का ना शील्ड का काम करता है, बिल्कुल ढक देता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन कर सकता था, वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द नोडल प्लेन नहीं हो पाती।
delocalization of electron does not occur because of the presence of nodal plane. और हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि अगर delocalization of electrons नहीं होगा तो वो जो हमारी कॉम्प्लेक्स है इट विल बी नॉट स्टेबल एट ऑल. मतलब जिसमें delocalization होगा वो स्टेबल है, जिसमें नहीं होगा वो स्टेबल नहीं है. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा. यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ आराम से डीलोकलाइजेशन करेगा, इसकी लोअर एनर्जी होगी, ये बहुत स्टेबल होगा, तो इसकी है लोअर एनर्जी. अब इसमें है वन नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन है. अभी डीलोकलाइजेशन रुकी है, पूरी तरीके से नहीं रुकी, थोड़े बहुत हो सकती है. अब इनमें टू नोडल प्लेन्स है, तो जो थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी है वो भी बिल्कुल नहीं होगी. इसीलिए इनकी एनर्जी है सबसे ज्यादा, इनकी है कम और इनकी है सबसे ज्यादा कम. ठीक है, समझ में आ गया. एक नो नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन एंड टू नोडल प्लेन्स. ये तो हमारी हो गई लिगेंड की ऑर्बिटल्स. ठीक है, एक ये बनी, ये बनी, ये बनी. इनमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, इनमें वन नोडल प्लेन है, इनमें टू नोडल प्लेन है, इसीलिए इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता. अब आते हैं मेटल की एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मेटल की sp_d. डी जो है, मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होता है, अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देखोगे, तभी आपको ये समझ में आएगा. मैंने वहां बताया था कि डी में जब इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं तो डी की एनर्जी कम हो जाती है, देन एस एंड देन पी. डी की भी A1G, E1G, E2G. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये मेरा डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे इसको कम, इसको ज्यादा, इसको और ज्यादा क्यों दिया गया, ऐसा क्यों हुआ, उसके हैं ये दो रीजंस जो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. ठीक है, होता क्या, देखो मेनली A1G, A2U, E1G, E1 ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर मैक्सिमम इसकी मेन इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो होता क्या है, जो लीगेंड की E2G है, लीगेंड की E2G और मेटल की E2G. ठीक है, मेटल की E2G. ठीक है, E2G कौन कौन सी होती है, E2G होती है हमारी dx² - y² एंड dxy. ठीक है, E2G dx² - y² और dxy. E2G और यहाँ पे होता है dz², E2G और यहाँ पे हमारा होता है dxz dyz. ध्यान से सुनना, इनके जो लोब्स हैं, जैसे इसके जो लोब्स हैं dx² - y² और dxy के लोब्स लिगेंड के डायरेक्टेड नहीं होते. मतलब जैसे लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है तो इनके लोब्स इनके सामने नहीं आते, वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं, दूर होते हैं, अवे होते हैं. तो जिसके वजह से इनमें रिपल्शन होती है मिनिमम रिपल्शन, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने नहीं है. यही लाइन मैंने फर्स्ट लिखी हुई है जो कि आपको लिखनी है. The electron repulsion between the pi electron density of ligand E2G orbital and the metal E2G कौन कौन सी dx² - y² और dxy. ठीक है, is minimum as the lobes are not directed toward the cyclopentadiene in ring. इनके जो lobes हैं, जो metal present है, इनके lobes cyclopentadiene के डायरेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के सामने नहीं है, जिसके वजह से इनकी एनर्जी हो जाती है सबसे कम E2G की. इसके बाद हमारा आता है dz² जो कि है A1G. इनमें एक लोब, वन लोब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड, वन लोब इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लिगेंड, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिपल्शन होता है, थोड़ी सी एनर्जी हमारी राइज कर जाती है. अब यहाँ पे ये A1G है. ठीक है, इसके बाद इनके दोनों लोब्स, बोथ लोब्स, यहाँ पे बोथ लोब्स, ये है हमारा E1G. ठीक है, इनमें वन लोब. इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक करेंगे. ठीक है, इनके दोनों लोब्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स E2G, जिसकी वजह से होता है रिपल्शन बहुत ज्यादा, इनकी एनर्जी हो जाती है हाई एंड ऑल्सो इट गेट्स सम एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर. इन दोनों में तो दे आर हैविंग अ बॉन्डिंग कैरेक्टर, but it is having a anti-bonding character.
इसी रिपल्शन की वजह से इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि इन दोनों का जो गैप है ना, इन दोनों को गैप, ये तो होता है कम, अच्छा ये वाला गैप होता है ज्यादा और ये गैप होता है कम, जो मैंने डायग्राम अभी बनाया था। इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करेंगे हमारे मेटैलोसिन की। पूरी कहानी यहीं पे है। हमको सिर्फ 3 ऑर्बिटल याद करनी है। कौन कौन सी? E2G, A1G एंड E1G स्टार। बस ये 3 हमें पता होनी चाहिए, लिगेंड की पता होनी चाहिए अगर क्वेश्चन आ गया तो। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो समझ में आ गया। लास्ट अगर हम कंक्लूड करें तो E2G मेनली हम लिगेंड की ऑर्बिटल लेंगे, ठीक है। E2G जो है हमारी और मेटल की जो E2G है वो एक दूसरे के सामने नहीं होती, जिसकी वजह से मेटल की जो E2G है वो काफी नीचे हो जाती है। A1G का एक लोब डायरेक्टेड है इसके टूवर्ड्स, थोड़ी सी एनर्जी राइज हुई। E1G स्टार की बिल्कुल दोनों लोब्स इसके सामने है। जब लिगेंड और मेटल एक दूसरे के सामने है तो रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा। जब रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई करेगी, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये सिंपल सा हमको कॉन्सेप्ट देखना है। और अब इस कहानी पे जाएंगे कि अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे। गाइस अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं मेटैलोसिन्स की, कि कैसे करना है। देखो अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा, ठीक है। इसमें आप गैप को ज्यादा रखेंगे, यहाँ पे गैप कम रखेंगे, एक में गैप बराबर का रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वेनेडियम है, क्रोमियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। यहाँ पे हम ये ट्रांजिशन मेटल्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज के लिए है और सबके लिए ये है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने यहाँ पे टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये ही क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं वेनेडियम Cp2 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। अच्छा एक और बात, साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग ऐसी होती है, हमने अभी ऑर्गेनोमेटालिक करके हटे हैं। यहाँ पे अगर उसने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है, मान लो ऐसा है, ऐसा का क्या मतलब है कि ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा वो भी डोनेट कर रहा है। तो आयनिक मेथड से जब हम ब्रेक करते हैं तो कार्बन को नेगेटिव और आयरन को, मेटल को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने यहाँ पे बनाया, यहां से भी इसको आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो साइक्लोपेंटाडाइन पे 2 नेगेटिव, तो हमारे कॉम्प्लेक्स पे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है उस पे है 2+, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं कि मान लो इसका 2+ है तो इसका 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो एक साइक्लोपेंटाडाइन से वी गेट 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। और वेनेडियम अगर आप मेटल करेंगे तो शक्ति वक्र है ना, शक्ति वक्र मतलब D3S2, 2 इलेक्ट्रॉन्स के जा चुके हैं तो 3, तो 3 + 2 = 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, एक बार ध्यान से सुन लो उसके बाद सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, Cp, एक Cp से 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 2 Cp से कितने आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D3S2, वेनेडियम की क्या होती है? D3S2, पर वेनेडियम 2 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी? D3, पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो 3 + 12 = 15 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 12 फ्रॉम द, अगर हम ब्लू से शो करें, 12 फ्रॉम द लिगेंड एंड 3 फ्रॉम द मेटल। तो 12 अगर हम फिल करेंगे, मान लो स्टार्ट भी करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप लोग ये देखोगे कि 12 लिगेंड्स जो है, मतलब जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो तो हमारे यही पार्ट में आने ही आने, और मेन चेंजिंग पार्ट है ये। मींस जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटालोसिस, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन तो आने ही आने, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या होते हैं, जैसे ये हो गया वेनेडियम, आपने वेनेडियम कर लिया, फिर क्रोमियम किया Cp2, ठीक है, आपने मान लो मैग्नीज किया Cp2, Cp तो हमारे दो ही रहने हैं मेटालोसिस के अंदर, क्योंकि हम साइक्लोपेंटाडाइन कर रहे हैं, मान लो आयरन है उसका भी आएगा Cp2, मतलब कि साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो तो हमारे कॉमन है, सिर्फ हमारा मेटल चेंज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया कोबाल्ट Cp2, फिर निकल Cp2, हम इन सबका करेंगे। तो मींस जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हमारे कॉमन है, 12 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, तो ये हमारे आने ही आने, तो हम इसको कहते हैं कि जो Cp के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हमें कुछ नहीं करना है, जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी वो हमारी मेटल से ही चेंज होने वाली है। और हमारी वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल के केस में ये वाला गैप होता है ज्यादा, ये गैप होता है कम, और ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी E2G, ये मेरी थी A1G, ये मेरा था E1G का वो भी स्टार, इसी तरीके से यहाँ पे E2G, ये A1G, ये मेरा E1G का स्टार, ठीक है। चलो अब मैंने 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिया। अब वेनेडियम है, क्योंकि यहाँ गैप कम है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पहले पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि गैप कम है, तो A1G में जाएगा, ठीक है। तो A1G में जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ शो करूं, क्योंकि गैप इज हाई, यहाँ पे वी हैव मोर गैप और यहाँ वी हैव लेस गैप, यहाँ पे हमारा लेस गैप है, ठीक है। तो यहाँ लेस गैप है, यहाँ पे हमारा ज्यादा गैप है इन केस ऑफ ऑल, और मैग्नीज में यहाँ आएगा, विस्क करेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये है 2 ऑर्बिटल्स, ये भी 2 ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे हैं ऑर्बिटल्स 1 2 एंड 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी E2G2 A1G1। और हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, बहुत बार बताया, कोऑर्डिनेशन में आपको बताया, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो स्पिन की वजह से होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें 0.8 और 0.98 ऐड कर देते हैं, तो 2 और 3, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी 0.38, मतलब हम 0.98 और 0.80 ऐड कर देते हैं जितने हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 1 3, तो 3.98, ठीक है। चलो ये भी नियर अप्रोक्स होता है, एग्जैक्टली होता है, अप्रोक्सीमेटली हम इजीली करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम हमारा क्या होता है D5S1, D5S1, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो कितना बच जाएगा D3, D4, D4 हो जाएगा, ये हो जाएगा D4। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा D5, यहाँ आएगा D6, आप लोग करोगे तो देखना D7, और ये हो जाएगा D8। और 12 इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर से ही आ रहे हैं, तो 4 और 2 16 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ करें +12 इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ करें +12 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे करें +12 इज इक्वल टू 19 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे +12 करें तो हमारा कितना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने कहानी खत्म कर दी। सब में 12 तो आना ही आना है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया था कि आपको पता चले वो 12 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए। अब सारी जो स्टोरी है वो कौन चेंज करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये हमने डाला, अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, क्योंकि 1 2 3 4th, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है वहां नहीं जाएगा, अब पेयरिंग होनी शुरू होगी, तो अब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी E2G3 A1G1। मैग्नीज के केस में हम यहां आ जाते हैं, हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने 5 1 2 3, यहां गैप कम है तो 4th यहां आएगा, 5th यहां आएगा। व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन E2G2 A1G1 A1G स्टार 2, ठीक है।
अब आते हैं यहाँ पे D6, आयरन ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, E2G4 A1G2। कोबाल्ट भी इधर ही आ रहा है, तो ये किसमें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने हैं, 7, क्योंकि 12 तो पहले से वहां पे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, E2G4 A1G2 और E1G स्टार 1। और निकल में क्या होगा, यहां आ जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन, तो E2G4 A1G2 E1G स्टार 2। अब इसी से CSI नेट में एक और बार क्वेश्चन आ चुका है कि अगर मान लो निकल कोबाल्ट आयरन था आपके पास, तो कौन सबसे ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा। लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन करने को रिडक्शन कहते हैं। मतलब इनमें से कौन ऑक्सीडाइज्ड पहले होगा। ऑब्वियस सी बात है, निकल के E1G स्टार में है, कोबाल्ट के भी E1 स्टार में है, तो एज कंपेयर टू, वैसे तो निकल टू कोबाल्ट अगर हम, अच्छा एक और होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अभी हम करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही सब लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। आयरन क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्यों लूज करना चाहेगा, वो तो करेगा ही नहीं। तो ये दोनों बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब आते हैं हमारे CSI नेट में। CSI नेट में बिल्कुल सेम चीज थी, बस क्वेश्चन क्या था, मैग्नीज में Cp की जगह, मतलब अगर मैं यहीं पे बताऊं, Cp की जगह वी हैव Cp स्टार। Cp स्टार क्या होता है, Cp स्टार का मतलब है जब साइक्लोपेंटाडाइईन में यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दें और सब जगह मिथाइल ग्रुप लगा दें, यहाँ पे सब जगह मिथाइल ग्रुप लगा दे, तो उसे Cp ना कह के वी विल से, ये हमारा मेटल, हमें ये कहते हैं Cp स्टार। मतलब जब मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं मिथाइल ग्रुप, तो हम उसे बोल देते हैं Cp स्टार। तो उसमें आपको Cp स्टार भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिखा हो सकता है कि मिथाइल Cp है, मीन्स Cp के ऊपर मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यही क्वेश्चन था, मैग्नीज के साथ था Cp स्टार था, तो Cp स्टार है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैग्नीज की आना तो यहीं पे था, और वहां पे क्या होता है, अब ये लिख लो कि ये मैग्नीज है विद Cp, ठीक है। आप लोग एक और डायग्राम बनाओगे, मैं इसी में कर रही हूं कि विद Cp स्टार क्या होता है, ये जो गैप था ये इंक्रीज हो जाता है। E1G स्टार का जो ये गैप है ये इंक्रीज हो जाता है, और ये एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, मीन्स E2G यहां आ जाता है और A1G यहां आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये होता है मैग्नीज विद Cp स्टार। ये पूरा एक्सेप्शन के बुक में दिया हुआ है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया E2G, यहाँ A1G, यहाँ E1G स्टार। इलेक्ट्रॉन्स तो वही रहने क्योंकि Cp12 देगा, उसके हुआ क्या, मिथाइल की वजह से हुई रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से एनर्जी हो गई बहुत ज्यादा। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो यहाँ ये तो A1G तो 1 होता है, ये 2 होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्या कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी, मतलब मैग्नीज विद Cp स्टार, A1G2, पहले A1G लिखेंगे, फिर E2G, हमारे कितने हैं 3। ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेटल विद साइक्लोपेंटाडाइन स्टार, ठीक है। तो ये हमारा CSI नेट लिख लो, हमारा CSI नेट नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन सेम, इसका आंसर ये था, और बच्चे इसके अकॉर्डिंग लगा के आए थे।
क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कमेंट्स हुए थे। तो मैंने यही सोचा था कि इसको मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगी आप लोगों को। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ये आपस में क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से कन्फिग्रेशन ये हो जाती है। ठीक है, इसको मेंशन कर लें अपने नोट्स में, अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, इतना ही इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, मैं 2 टॉपिक कोऑर्डिनेशन के रह गए हैं, थोड़ा पेशेंस रख लो बस। 2 टॉपिक कौन कौन से, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, वो एक ही क्लास में खत्म करा दूंगी, और दूसरा मैग्नेटिज्म प्लस स्पिन क्रॉसओवर, वो भी हम एक ही टॉपिक में खत्म कर लेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन अब मेरी तरफ से ये हो जाएगा कि जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इज दिस सफिशिएंट, यस दिस इज सफिशिएंट नाउ, वो 2 टॉपिक्स और कर लेते हैं पेशेंटली, और अच्छे से देखो, अच्छे से अपने नोट्स बना लो, अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, तो उन दोनों टॉपिक को कवर करके मेरा कोऑर्डिनेशन मेरी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।